प्रथम वर्ष योग शिक्षा 7वां प्रश्न पत्र जिसकी इकाई 4 कुल 8 अंकों की पूछी जाती है। आपको पता है कि इन 8 अंकों के प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग शिक्षा का चौथी इकाई। जी हां, प्रथम वर्ष 7वां प्रश्न पत्र का योग शिक्षा जिसकी चौथी और अंतिम इकाई हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पश्चात ये पूरा विषय संपूर्ण हो जाएगा और ये इकाई जो है इसकी हम अंक विभाजन की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की भी बात करेंगे इस इकाई में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर बनेगा, तभी पूरा फायदा मिलेगा, तभी परीक्षा आप अच्छे से पास कर पाएंगे, पूरे 8 अंक ले पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ ये वीडियो देखिए और 8 अंक हासिल कीजिए, योग शिक्षा विषय पास कर जाएंगे सिर्फ एक इकाई देखकर ही। इसके पहले ही हम इसके पहली, दूसरी और तीसरी इकाई के वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो को भी जरूर देखिए और चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको हर विषय का वीडियो मिल जाएगा। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जितना भी है ना, इसमें सारे जो प्रश्न पत्र हैं और दोनों वर्षों के वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रत्येक विषयों के। जी हाँ, तो उनको जरूर देखिए। साथ ही साथ प्रश्न पत्र का रिव्यू देखना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, सिलेबस की जानकारी चाहिए तो वो भी वीडियो में मिलेगा। बस प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब का डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, जहां आपको बहुत ही कम दाम में पीडीएफ नोट्स सारे अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। जी हां, इस इकाई 4 जिसका नाम है शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। अब नाम है शरीर रचना विज्ञान, तो शरीर के ऊपर तो सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी पूछेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पर ये इकाई आधारित है। तो आपको जो भी सवाल देखेंगे कि शरीर रचना से हो और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सारे सवालों को पढ़ लेना है, वही आएगा। चलिए अभी इसमें बात भी करूंगा, बताऊंगा भी सारे सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इकाई जो है 4 जो है वो कुल 8 अंकों की है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। इकाई 4 कुल 8 अंकों की है, जिसमें से एक मास के 2 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, वो आएंगे। फिर 2 मास के 1 क्वेश्चन आएंगे और 4 मास का भी 1 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 मास के 2 क्वेश्चन, 2 मास के 1 क्वेश्चन और 4 मास का 1 क्वेश्चन। तो कुल 8 अंक हासिल कर सकते हैं आप मात्र एक ये वीडियो देखकर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं, मिस नहीं करेंगे कि जैसे मैं कोई वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सारी वीडियोस मिलेंगी, परीक्षा की सारी जानकारी मिलेगी, न्यूज मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पसंद आया होगा तो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है। पहला, एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो अच्छा योग शिक्षक होता है, योगाचार्य होता है, उसकी विशेषता क्या है। तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, साथ ही साथ आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, इसमें धैर्य भी होना चाहिए। तो धैर्य एवं दृढ़ता, एक अच्छे योग शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य एवं दृढ़ता। ध्यान रखिएगा, उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है, धैर्य एवं दृढ़ता। धैर्य यानी संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दृढ़ता मतलब मजबूती। ठीक। दूसरा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां, तो ये कुल हड्डियां होती है 206। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां। पहले से आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, 206 हड्डियां होती हैं। तीसरा, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। हमारी जो खोपड़ी है इसमें कितनी हड्डियां हैं, तो हमारी खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती है। कितनी, 8। पहले ही बोला था शरीर रचना पे आधारित इकाई है, तो वही पूछेगा, तो वही देख लीजिए। हमारे मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। कितनी, 8 हड्डियां। ठीक। साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हमारा जो हृदय होता है धक 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 करता है, हमेशा कंटिन्यू करता है। तो 1 मिनट में कितनी बार, यानी 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य मनुष्य का जो हृदय है एक बार में, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार नहीं, 1 मिनट में 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, हमारे खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं, मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे शरीर से जुड़े हुए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं। बालक का स्वास्थ्य कैसे निश्चित होता है। बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, बालक कमजोर होगा, बार बार तबीयत खराब होगी, कैसे संबंधित है। अगर बालक के पूर्वज, बालक के माता पिता जो होंगे, अगर वो भी स्वस्थ होते होंगे, वो भी, उनमें कोई रोग नहीं होगा, तो बालक भी स्वस्थ होगा, इसकी पूरी संभावना है। तो अनुवांशिकता पे, जेनेटिक्स पे निर्भर करता है। जी हाँ, अनुवांशिकता एवं परिवेश। जी हाँ, अनुवांशिकता और परिवेश पर बालक का स्वास्थ्य निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है। किस पर निर्भर करता है, अनुवांशिकता एवं परिवेश पर। ठीक, बालक के अनुवांशिकता और परिवेश पर उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा यानी स्कूलों में योगा पढ़ाते, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, मैं आपको भी योगा का एजुकेशन दे रहा हूं, तो क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है।
तो ये शिक्षा के माध्यम से हम स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। जी हाँ, शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, यही क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। जी हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य लक्षण है। मानसिक स्वास्थ्य यानी मन से सोचने वाला जो लक्षण है, ठीक, अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, निस्वार्थी और आत्मविश्वास वाला है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगर कोई व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, वो स्वार्थी है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है दृढ़ निश्चयी, निस्वार्थी और आत्मविश्वास। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसके 3 लक्षण है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मन से, शरीर से नहीं पूछा, मन से पूछा। अगला, शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किन वजहों से, क्या करेंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा? तो वो होगा शारीरिक स्फूर्ति और पर्याप्त निद्रा, यानी हम एक्टिव रहेंगे, आलस से नहीं करेंगे, शारीरिक स्फूर्ति रहेगी दिन भर में तो, और पर्याप्त निद्रा, भरपूर नींद लेंगे, रातों में ज्यादा देर तक नहीं जागेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तो हमारे जो शरीर है बहुत अच्छा रहेगा, हमारा शरीर के साथ साथ मन भी अच्छा रहेगा। जी हाँ, शारीरिक स्फूर्ति और पर्याप्त निद्रा के द्वारा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमारा। और सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ देगा कि भाई शरीर और मन ये दोनों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, तो आपको बताना है शारीरिक स्फूर्ति और पर्याप्त नींद के द्वारा हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? हमारी जो पूरी हड्डियां हैं 206, इनको कितने भाग में बांटा है? पहला भाग है सर, दूसरा भाग है धड़ और तीसरा है हाथ और पैर। जी, हाथ और जांघों की जो हड्डियां होती हैं, पैरों की हड्डियां होती हैं, तीसरा भाग है। पहला भाग है सर, दूसरा भाग है धड़ और तीसरा है ये हाथ और पैर। जी हाँ, तो ये 3 भागों में मानव हड्डियों को बांटा गया है। चौथा, अगला मतलब देखिए, शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग रक्त है? यानी हमारे शरीर में जितना भी है मटेरियल, उसमें से कितने प्रतिशत में रक्त है? तो जी हाँ, 5%। जी हाँ, हमारे 5%, हमारे शरीर का जितना भी वजन है उसमें से 5% क्या है? रक्त। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा वजन 100 किलो है तो रक्त कितना होगा? 5 किलो होना चाहिए। अगर 50 किलो मेरा वजन है तो 2.5 किलो का उसमें रक्त होना चाहिए। ठीक, तो हमारे शरीर का 5% हिस्सा भार जो है वो रक्त का होता है। रक्त बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर को परिभाषित कीजिए। भाई शरीर की परिभाषा क्या है? अब आपको उल्टा भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है कि क्रो जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार शरीर की परिभाषा क्या है? क्रो के अनुसार शरीर की परिभाषा क्या है? तो क्रो के अनुसार देखिए, तनाव या संघर्ष, यहां पूछा है कि तनाव को परिभाषित कीजिए, है ना। तनाव का परिभाषा क्या है? शरीर का नहीं, तनाव का। ठीक है, तो तनाव की परिभाषा जो क्रो के अनुसार है, यानी वैज्ञानिक जो थे, सामाजिक वैज्ञानिक, भाषाई वैज्ञानिक, उनके बारे में पूछा। तो तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जिससे जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता या आपको अंग्रेजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये प्राकृतिक शक्ति है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो भाई पास हो पाएंगे। तो हम उसके मन न लगाकर पढ़ते हैं या अरुचि से पढ़ते हैं, मजबूरी में पढ़ना होता है तो हमारी इतनी रुचि नहीं लगती, तो वो विषय कठिन लगता है और हमें तनाव होने लगता है। जी हाँ, तो क्रो के अनुसार तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचि और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। जो व्यक्ति के इच्छाओं और रुचियों के विपरीत कार्य करती हैं, तब व्यक्ति को तनाव हो जाता है। ठीक, अगला ये क्या है? थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? जी हाँ, थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड मतलब जानते होंगे आप, घोंगा यहाँ पे होता है, घेंगा रोग होता है थायराइड से। जी हाँ, थायराइड हमारे गले में होता है, श्वसन नली में होता है। तो थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि हमारे श्वासन तंत्र से जुड़ी होती है, गले में होती है। अगर थायराइड में की कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो है फूलने लगता है। साथ ही साथ अगर आयोडीन की कमी हो जाए शरीर में तो थायराइड जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, हमारा घेंगा रोग हो जाता है। इसे गॉइटर रोग, इंग्लिश में गॉइटर बीमारी या फिर घेंगा रोग कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं थायराइड की। तो थायराइड जो होता है आयोडीन से मिलता है, तो आयोडीन मिलेगा तो थायराइड यानी कि घेंगा रोग जो है हमें नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारे श्वसन तंत्र में जुड़ा रहता है। अभी थायराइड के बारे में बता दी तो 2-4 चीजें लिख लीजिएगा। अब ये सिर्फ वही कार्य नहीं करता, ये क्या करता है? हमारे शरीर को बैलेंस, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है और अंगों के विकास में भी कार्य करता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य समझिए। पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? तो हमने विज्ञान में पढ़ा होगा बचपन में ना, 10वीं में भी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसमें से हार्मोन निकलते हैं। जी हाँ, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन निकलते हैं, उस हार्मोन से हमारे शरीर का विकास होता है। तो हमारे शारीरिक विकास के लिए हमें पिट्यूटरी ग्लैंड की सख्त आवश्यकता होती है।
ठीक। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे शरीर के अंगों के विकास में, हमारे शरीर के विकास में बहुत कार्य करता है। तो इस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, शरीर के अंगों का विकास होता है। तो ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न हो गए। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके लिख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, कहां से वीडियो आप देख रहे हो और अगली वीडियो कैसी चाहिए। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, वीडियो को आगे देखिए। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 4 अंकों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो 4 नंबर के लिए आएंगे ही आएंगे। इन 3 में से एक आना ही है, कंफर्म है, गारंटी है। ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, ये 3 में से आपको 4 नंबर दिला कर जाएगा एक प्रश्न। चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है, उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न है 14 नंबर का कि स्वास्थ्य की परिभाषा एवं आयाम बतलाइए। यह आएगा कुल 4 अंकों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, उसके आयाम क्या है। हो सकता है स्वास्थ्य की परिभाषा केवल 2 अंकों के लिए पूछ दे, ये भी आ सकता है, या हो सकता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा भी बताओ, आयाम भी बतलाओ, ये पूरा आपको 4 नंबर का पूछ दे। तो चलिए देखते हैं कैसा वो प्रश्न है। स्वास्थ्य की परिभाषा एवं आयाम बतलाइए। तो स्वास्थ्य की पहले परिभाषा देख लेते हैं। अब स्वास्थ्य की परिभाषा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने दी है कैसा स्वास्थ्य होता है। तो चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें संपूर्ण इंसान का पूरा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक का कल्याण हो, स्वस्थ हो बढ़िया से, ठीक। या फिर रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है, मतलब अगर कोई बीमारी नहीं है और वो कमजोर नहीं है, इसका मतलब वो स्वस्थ है, ये नहीं है। पहले क्या माना जाता था कि अगर व्यक्ति बीमार नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है और वो स्वस्थ है, इसका मतलब पूरी तरह से स्वस्थ है व्यक्ति, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो। लेकिन पहले क्या, अभी क्या देख सकते हैं आप कि व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होता है, किंतु मन में उसके पूरा मानसिकता भरी होती है, वो डिप्रेशन में, तनाव का शिकार होता है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की अलग परिभाषा बना के दी है। क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। सिर्फ रोग नहीं होना, इसी को हम स्वास्थ्य नहीं बोल सकते, ठीक। ये देख लीजिए। अब इसके आयामों की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आयाम है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, आत्मिक आयाम, संज्ञात्मक आयाम, पोषणात्मक आयाम, पर्यावरण आयाम, कई सारे ऐसे हैं, 7, 8, 9 है ऐसे। मैंने आपको यहाँ पर 6 पर लिखे हैं, तो आप ध्यान रखिए। शरीर का सामाजिक प्रभाव भी है, शरीर पर पर्यावरण का प्रभाव भी है, शरीर का आत्मिक प्रभाव भी है, शरीर पर पोषण का प्रभाव है, मानसिक, शारीरिक सभी चीज का प्रभाव है। तो इन सब प्रभावों को हमें पार पाना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इन एक एक आयामों को आप क्या कर सकते हैं, 4-4 लाइन में समझा सकते हैं। जो मैंने बताया वही 4-4 लाइन में लिखिए, आराम से नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व बताइए। भाई किन से स्वास्थ्य निर्धारित होता है, मतलब अगर ये ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य होगा, ये खराब तो स्वास्थ्य भी खराब, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन से ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, वो बताएगा, वो पूछना है, वही सवाल है। तो हम लिखेंगे पहले उत्तर में कि स्वास्थ्य के निर्धारक कारक निम्नलिखित दिए गए। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व जो है, कारक जो है, वो निम्नलिखित दिखे गए। पहला, अनुवांशिकता। अगर अनुवांशिकता सही है, यानी कि जेनेटिक्स, यानी कि माता पिता पूर्वजों की अनुवांशिकता सही थी, कोई रोग नहीं था, तो स्वास्थ्य भी होगा, आने वाले बालक का भी क्या होगा, अच्छा होगा, इसमें कोई रोग नहीं होगा, ठीक। वातावरण, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है स्वास्थ्य के लिए। जीवन की पद्धति कैसे है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली, समाज में जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है वो कैसी मिल रही है। अगर सरकार सभी के लिए समान स्वास्थ्य सुविधाएं ला रही है, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं ला रहे हैं, तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तो स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहेगा। जिस गांव में सरकारी अस्पताल नहीं, वहां के लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं पाते हो, गरीब लोग, तो पैसा बहुत, उनके पास पैसा होता नहीं है, तो गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा पाता, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, ठीक। तो स्वास्थ्य अच्छा कब होगा, जब फ्री में स्वास्थ्य, यानी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पतालों में अगर सरकार सुविधा दे, तो कोई भी प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, तो स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भोजन का वर्गीकरण कीजिए। भोजन का वर्गीकरण, भोजन को उसके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटिए, उसका वर्गीकरण कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 4 नंबर के लिए बहुत अच्छे से पूछ दे, ध्यान रखिएगा। तो भोजन का वर्गीकरण कैसे किया गया, देख लो, मैंने वर्गीकरण किया हुआ टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल बनाएंगे फिर एक एक को समझाएंगे भी, ठीक है। देखिए, अस्तित्व की उत्पत्ति के आधार पर कोई चीज जो भोजन हमें मिल रहा है, वो उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, क्या वो किसी जीव से मिला है, क्या वो वनस्पति से मिला हुआ है ना, प्लांट या एनिमल से मिला हुआ है। तो एक
उत्पत्ति के आधार पर होता है प्राणीजन्य, प्राणियों से तो नहीं मिला जैसे कि मांस मछली, और वनस्पतिजन्य यानी कि पेड़ पौधे से तो नहीं मिला। तो भोजन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। प्राणीजन्य है तो मांसाहारी, वनस्पतिजन्य तो शाकाहारी। उसके बाद रासायनिक संयोजन के आधार पर, उसमें कौन से रसायन है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है उसके आधार पर, ठीक। तो प्रोटीन अगर वसा तो अलग भोजन, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन अलग होता है, विटामिन मिलने वाला, खनिज लवण मिलने वाला भोजन अलग होता है। तो भोजन को उसमें मिलने वाले रासायनिक चीजों के आधार पर भी उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रमुख कार्यों के आधार पर, अगर किसी भोजन का कार्य क्या है, जैसे कोई भोजन खाना खाने से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा देने वाला भोजन। कोई ऐसा भोजन होगा जिससे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, घाव जल्दी से भरते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है, ठीक। और कोई ऐसा भोजन होगा जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में क्षमता मिलती है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो वो यानी प्रमुख कार्यों के आधार पर भोजन को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और प्रतिरक्षात्मक भोजन, जी। उसके बाद पोषण के महत्व के आधार पर, किस भोजन में कितना पोषण मिलता है उसके आधार पर ही बना हुआ है। जैसे कि अन्न, मोटे अन्न, मोटे अन्न में वो आता है ज्वार बाजरा मोटे, ठीक है। फिर दाल, तिलहन, तिलहन जिनसे तेल निकलता हो, वनस्पतियां, पत्तेदार सब्जियां, और प्राणीजन ऐसा भोजन जो प्राणियों से मिलता है, इससे भी पोषण मिलता है। प्रोटीन बहुत होता है, मांसाहार में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो ये इतने सारे वर्गों में बांटा गया भोजन को। ये तीन प्रश्न है जो 4 नंबर के आपसे पूछ सकते, गारंटी है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछेंगे। 3 नंबर का तो नहीं है, 4 नंबर का है, 2 नंबर का और वस्तुनिष्ठ है। तो ये मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। स्टूडेंट, आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो जरा से भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके बताइए, मुझे कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी, और अगला विषय आपको कौन सा चाहिए, किस विषय का अगला वीडियो बनाऊं, ये भी मुझे जरूर बताइए कमेंट में। साथ ही साथ इसको आप लिख सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको नोट चाहिए इसके पूरे तो दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।